अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मुसाफ़िर ही हूँ। मैंने दरअसल आपसे पढ़े लिखे भी लगते हो, यहाँ के भी नहीं लगते। उसने मेरी बात काट दी। मेरी नज़रें उसकी पोटली पर थीं, जिसके अंदर से वो अब एक मिट्टी की बनी सुल्फ़ी निकाल कर उसके अंदर कुछ तंबाकू को भर रहा था। शायद वो चरस थी। फिर नीचे मैला सा कपड़े का सोतला बनाकर सल्फ़ी के सिरे को माचिस की तीली दिखाते हुए सुल्फ़ी सुलगाने के लिए जल्दी-जल्दी कश लेने लगा। पल के पल झोंपड़े की महदूद फ़ज़ा में चर्स की नागवार बू फैल गई। मैं अब खामोशी से उसकी तरफ तकता रहा। लगाओगे दम? उसने मुट्ठी में जकड़ी सुल्फ़ी को मुंह से हटाते हुए एक गहरा कश लगाकर कहा। चर्स का गाढ़ा स्याही माइल धुआं माहौल को मकदर सा करने लगा। नहीं शुक्रिया, मुझे नाम क्या है तुम्हारा? उसने फिर मेरी बात काटी। मुझे अब उसका बार बार इस तरह बात काटना नागवार सा महसूस होने लगा। सलीम, मैंने गलत नाम बताया। कहाँ से आ रहे हो? चिटागांग से। इससे पहले कहाँ से चले थे? चिटागांग से ही, वहीं रहता हूँ। करते क्या हो? स्मगलर तो नहीं हो? कपड़े का ताजिर हूँ, कपड़े की स्मगलिंग करता हूँ, मगर जायज़ तरीके से। मैंने दानिस्ता उसके शुबहे को हवा दी। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो हंसते हुए बोला, स्मगलिंग स्मगलिंग ही होती है। खैर, मेरा नाम सतार है। कुछ खाया पिया है तुमने? इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने फ़ौरन कहा। चर्च के गाढ़े धुएं से मेरा दम सा घुटने लगा, लिहाजा मैं फ़ौरन मकसद की बात पर आ गया। मुझे मानसी में सफ़र करना था, आगे का। पीली घाट। क्या तुमने ये नाम सुन रखा है? आह मानसी, मानसी, आह। इस पर शायद चर्च की पंख चढ़ने लगी थी। अजीब से अंदाज में बोलने लगा, जैसे खुद कलामियाँ। आह मानसी, बहुत खूबसूरत थी वो, बहुत मासूम, बिल्कुल फरिश्ता सी। लेकिन अजीब से अंदाज में ये कहते कहते उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत सुर्ख हो रही थीं। इससे मुझे एक अजीब सी वहशत फूटती महसूस हुई। इस कदर सरीउल असर के एक सानिये के लिए तो मुझे अपने वजूद में झुरझुरी सी आ गई। चर्च के नशे ने उसका झुर्रियों भरा सांवला चेहरा भी सुर्ख कर डाला था। उसकी आंखों और चेहरे पर बड़े ही अजीब और कहीं ज्यादा संगीन से तासुरात ऊद कर आए थे। फिर एक मस्त अलस्त सा कहकहा मारा, दोबारा कश लिया, कसीफ धुआं उगला और बोला, पीली घाट, हाँ पीली घाट। मानसी में उतर कर जाओगे तो सुबह से पहले वहां पहुंच ही जाओगे। पर किनारे किनारे पैदल चलो तो सुबह से कुछ आगे का वक्त हो जाएगा। कश्ती का बंदोबस्त हो जाए तो। कुछ भी नहीं है यहाँ, सब कुछ खत्म हो चुका है। इस पूरी बस्ती में सिर्फ मैं ही एक रूह बाकी बची हूँ। बूढ़ी रूह। मैं उसकी बात पर चौंका। थोड़ी देर पहले मुझे इस मुख्तसर सी बस्ती में जो वीरानी सी महसूस हुई थी वो गलत ना थी। मुझे हैरत भी हुई कि यह बुढ़ा, जो यकीनन यहाँ का वॉचमैन होगा, आखिर तन्हा इस बस्ती में कैसे रहता है। ये सब कहाँ चले गए? मैंने पूछा। ऊपर। बूढ़े सतार ने उंगली का इशारा छत की तरफ किया। उसने फिर एक गहरा कश लगाया और आगे कहा, असहाल की एक वबा यहाँ फैली थी। कुछ लोग तो यहाँ से हिजरत कर गए और बाकी मर गए। मानसी भी मर गई। ये मानसी कौन थी? बिलाखिर मैंने पूछ ही लिया। मेरे ये पूछने की देर थी कि अचानक फिर उसकी वही कैफियत हो गई जो ज़रा देर पहले उसके जिक्र पर उसकी हुई थी। एकदम आंखों और चेहरे पर लाल अंगारा सी सुर्खी ऊद कर आई। इसी तरह घूर कर उसने मेरी जानिब देखा, जैसे मुझे खा ही जाएगा, लेकिन फिर उसने दोबारा सुल्फी की तरफ अपना ध्यान बटा लिया। क्या मानसी भी इसी वबा का शिकार हो गई थी? नहीं, बुड्ढे सतार ने मुख्तसरन कहा। मुझे हैरत हुई। बोला, तो फिर उसका कैसे इंतकाल हुआ? मानसी वाला मौजू ऐसा पुरस्रार सा बन गया था कि मैं थोड़ी देर को अपना असल मकसद ही बुला बैठा। छोड़ो उसे, उसने मरना था, मर गई। अब तुम बताओ, कश्ती तो है नहीं, कैसे जाओगे पीली घाट की तरफ? तुम ही कुछ बताओ बाबा, मैंने एक गहरी हमकारी लेते हुए कहा। हाँ, मैं ही तो तुम्हें बता सकता हूँ कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। उसने यूं हौले से कहा जैसे खुद से कह रहा हो। मैं उसके आगे बोलने का मुंतजिर रहा। एक तो वो कमबख्त चर्च के धुएं बहुत छोड़ रहा था। मुझे खांसी आने लगी। वो उठा, दस्ती गुड़गुड़ी लेकर बाहर निकल गया। फिर जरा देर बाद उसे खाली करके आ गया। मैंने भी सुकून की सांस ली। वो खांसता हुआ बोला, इसके लिए तुम्हें पैदल पैदल इस नहर के किनारे किनारे चलना पड़ेगा। अभी रात को तो नहीं निकल सकते, क्योंकि सारे रास्ते खौफनाक जंगल के सिवा कुछ नहीं। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ये जंगल और भी गहरा और घना होता जाएगा।
पर मानसी तुम्हारी रहनुमाई करती रहेगी। उसकी बात से मुझे इत्तेफाक करना ही पड़ा। रात गुजारने के लिए ये जगह भी गनीमत थी। मैंने कहा, तब बाबा आप मुझे रात गुजारने के लिए अपनी इस कुटिया में जगह दे दो। मैं सुबह मुंह अंधेरे पैदल ही रवाना हो जाऊंगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खामोशी से उसके बोलने का मुंतजिर रहा। वो अचानक हंसने लगा। बड़ी अजीब और पुरस्रार सी हंसी थी उसकी, मानी खेज सी। बोला, तुम्हारे यहाँ रात गुजारने के लिए बहुत जगह है। पास वाली दो कुटियाओं में एक का इंतखाब करके रात गुजार लो। बहुत बेहतर, मैंने कहा। यह भी अच्छा ही होता। कमबख्त, क्या खबर, आधी रात को फिर सुल्फी सुलझा लेता। मैं चारपाई से उठ खड़ा हुआ। ठहरो, मैं भी चलता हूँ, उसने कहा। हम दोनों बाहर आ गए। ये मालूम हो जाने के बाद कि पूरी बस्ती खाली थी, मुझे हौल सा महसूस होने लगा। मुझे हैरत थी कि बुढ़ा सतार किस तरह इस खाली बस्ती में तन्हा रहता था। कई सवालात उससे मुतल्लिक अब भी मेरे लिए जवाब तलब थे। जैसा कि मज़कूर हुआ, चंद कदमों के फासले पर ही वो दो झोंपड़ियाँ थीं, जिन्हें मैं पहले भी देख चुका था और जो तारीकी में डूबी हुई थीं। हम एक का इंतखाब करके अंदर आ गए। बुड्ढे ने मुझे खुद से एक इजाफी लालटेन भी सुलगा कर दे दी थी। झोंपड़ी में कुछ भी ना था, फर्श मैला हो रहा था। बुड्ढे की मेहरबानी से फर्श पर बिछाने के लिए मैली सी दरी मिल गई। लालटेन की लौ मध्यम थी, इसमें शायद तेल था। चंद घंटे ही बिताने थे, फिर भी मैंने बुड्ढे से कह दिया था कि वो मुझे सुबह सवेरे जगा दे। जब वो मड़ी की तरफ जाने के लिए पलटने लगा तो मैंने अपनी एक उलझन रफा करना ज़रूरी समझा। बाबा, वो रुका। आप खुश नसीब हो कि इस जानलेवा और मूजी वबा से बच गए। हाँ, मैं इत्तेफाक से यहाँ नहीं था, शहर गया हुआ था। बुड्ढे सतार ने जल्दी से कहा और अपनी मड़ी की तरफ टार्च संभाले बढ़ गया, यूं जैसे उसे डर हो कि मैं कहीं और भी उससे कुछ न पूछ लूं। मैंने अपनी किट एक तरफ कोने में रख फर्श पर रख दी और मैली सी दरी पर लेट गया। सरहाने के लिए अपना एक बाजू सर के नीचे लगा लिया। ऐसी अजीब सी जगह पर मुझे कहाँ नींद आती। लेकिन ज़रा देर बाद ही बाहर चलने वाली हल्की हल्की हवा के डराने वाले झोंकों ने मुझ पर नींद की देवी हावी कर ही दी। और जाने किस पहर मेरी आंख लग गई। रात का जाने कौन सा पहर था कि अचानक शायद किसी खटके से ही मेरी आंख खुली। लेकिन नहीं, वो खटका नहीं, शोरे बादो बारां था। बाहर शराटेदार बारिश शुरू हो चुकी थी। इस बोसीदा झोंपड़ी की छत से भी पानी नलके की तरह टपक रहा था, जिसने मेरी नींद तोड़ दी। मैं उठकर बैठ गया। बाहर बादलों और बिजली कड़कने की खौफनाक गरज चमक हो रही थी। मेरी लालटेन कब की बुझ चुकी थी। बाहर होने वाली बिजली की लम्हाती रोशनी से पल भर को मेरी झोंपड़ी का महदूद माहौल रोशन हो जाता, और फिर वही घोर कब्र, ऐसी तारीकी। मैं यूं ही झोंपड़ी के दरवाजे पर आया और उसकी चौखट पर गिरा। मोटा सा साल खोरदा पर्दा हटाकर बाहर झांका। मान ही मुझे हैरत का झटका लगा। बुढ़े सतार की झोंपड़ी से रोशनी आ रही थी। बाकी सारा वीरान माहौल जल थल हो रहा था। बारिश का पानी नहर की तरह बहता दिखाई दिया। इसमें कचरा और सूखे पत्ते, टहनियाँ भी तैरती बहती नजर आईं। क्या मतलब, क्या वो अभी तक जाग रहा था? मगर क्यों, मैंने उलझ कर सोचा। बारिश के छींटे अंदर दर आने लगे तो मैं पीछे हट गया। पर्दा गिरा दिया और फर्श पर बैठ गया। जरा देर बाद ही बारिश का जोर टूटने लगा। जरा सुकून हुआ तो मेरी आंखें नींद से फिर बोझल होने लगीं। बादल अब वक्फे वक्फे से गरजते। बिजली की रोशनी भी जरा देर को पड़ती तो झोंपड़ी का मनहूस सा वीरान माहौल एक लम्हे को रोशन होकर तारीक हो जाता। नींद से मेरा सर ढलकने लगता। पर अब मैं फर्श पर नहीं सो पा रहा था। वजह यही थी कि रोज़न ज़दा छत से टपकने वाले बारिश के पानी ने अंदर भी तालाब सा बना दिया था। मैंने दीवार से सर टिका दिया। अब कुछ खामोशी हो चुकी थी कि अचानक खटका हुआ। मैं एकदम बेदार हुआ। यूं लगा जैसे बाहर झोंपड़ी के दरवाजे पर ही कोई मौजूद हो। मैंने इसे अपना वहमा करार दिया और फिर सर टिकाकर बैठे बैठे ही सोने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक कुछ महसूस करके मेरे पूरे वजूद में फरीरी सी दौड़ गई। मुझे यूं लगा जैसे मेरी अंधेरों में डूबी हुई झोंपड़ी के अंदर मैं अकेला नहीं था। दफतन ही एक जरा तवील वक्फे से दूर कहीं बादल रोशन जोर से गरजा और बिजली कड़की। लम्हे भर को झोंपड़ी का माहौल रोशन हुआ, और जिसकी रोशनी में मुझे अपने बिल्कुल सामने बहुत करीब एक चमकता हुआ झुर्रियों भरा सर्द सपाट और पथराई हुई आंखों वाला चेहरा भी नजर आ गया। उसने हाथ में शायद कोई मोटा सा डंडा पकड़ रखा था। मेरा दिल उछल कर हल्क में आन अटका। वो बुढ़ा सतार था।
اس نے ہلکی کراہ امیز سی جوش زدہ آواز خارج کی اور ساتھ ہی ڈنڈا بھی گھما دیا جو میرے سر پر پڑا۔ وار زوردار تھا۔ میں ایک چیخ مار کر وہیں جھونپڑی کے گیلے فرش پر لڑک کر ڈہ گیا۔ اب یہ میری سخت جانی تھی یا پھر اور کوئی کرشمہ؟ کسی نازک اور سنگین وقت کے آنے سے قبل ہی مجھے ہوش بھی آ گیا۔ وہی سیلا سیلا ماحول، اسرار بھرا سناٹا، زمین بارش کے تالابی پانی سے لبریز، اور میرا وجود کوئی بڑی مشکل سے باندھے ہوئے ایک جانب کو گھسیٹے جا رہا تھا۔ یہ بڈھا ستار ہی تھا۔ اس نے مضبوط سی رسی سے میرے دونوں پاؤں جکڑ رکھے تھے، جس کا سرا اس کی کمر اور پیٹ کے گرد بندھا ہوا تھا، اور اسی طرح میرے دونوں ہاتھ بھی جکڑ بند تھے۔ وہ خاصا زور لگا کر مجھے گھسیٹنے میں مصروف تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے ہاتھ میں وہی موٹا سا ڈنڈا تھا جس کی ضرب اچانک اندھیرے میں لگا کر اس نے مجھے ذرا دیر کے لیے بے ہوش کر دیا تھا، لیکن غالباً مرطوب ماحول اور بارش کے تالابی پانی کے سبب مجھے ہوش بھی جلد آ گیا تھا۔ اس کا رخ دوسری جھونپڑی کی جانب تھا۔ اس بڈھے کے ضعیف بدن میں اس وقت شاید کوئی شیطانی طاقت اود کر آئی تھی کہ وہ پورا زور لگا کر مجھے انچ انچ بھر گھسیٹے جا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم میرے ساتھ؟ میں طیش کے عالم میں چلایا، لیکن مجھے اپنی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ بھی صاف محسوس ہوئی تھی، لیکن بڈھے ستار کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ مجھے اسی طرح بمشکل گھسیٹتا ہوا دوسری خالی جھونپڑی کے اندر لے آیا۔ وہ رک گیا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی اندر پھینکی تو ایک منظر دیکھ کر میں دہل سا گیا۔ خالی جھونپڑی کے بالکل وسط میں مجھے ایک قبر کسی پھوڑے کی طرح ابری ہوئی دکھائی دی۔ یہ مانسی کی قبر ہے، میری مانسی، پھول سی نازک اور کلی کی طرح معصوم مانسی، میری بیٹی، بڈھے ستار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن اس کی لرزیدہ سی آواز میں مجھے ایک پرغیظ سے جوش اور غم کی لرزش واضح محسوس ہوئی۔ یہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ میں نے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش میں جکڑ بندوں کو کھولنے کی بھی کوشش کی، لیکن اس بدبخت بڈھے نے بہت مضبوطی اور مہارت سے مجھے رسن بستہ کر کے بے بس کر ڈالا تھا۔ میں کیچڑ اور پانی میں لتھڑ سا گیا تھا، لیکن اس نے میری بات جیسے سنی ہی نہیں۔ اپنی ہی دھن میں ایک ذرا وقفہ لے کر دوبارہ بولا، میری فرشتوں جیسی پاک اور معصوم مانسی کو تمہارے ہی جیسے ایک بد فطرت اور شیطان صفت آدمی نے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد بڑی بے دردی سے ہلاک کر دیا تھا۔ عجیب پاگل آدمی تھا، میں نے چلا کر کہا، لیکن اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ لیکن وہ بدبخت پاگل اور جنونیوں کی طرح بولے جا رہا تھا۔ مجھے شہر سے یہاں گھاٹ پر پہنچنے میں ذرا ہی دیر ہوئی تھی۔ میری پھول سی پاکیزہ مانسی مجھے خون میں لتھڑی پڑی نظر آئی۔ شاید وہ میری منتظر تھی، مجھے اپنے اس خونی قاتل کے بارے میں بتا کر مر گئی۔ وہ خونی میری جھونپڑی میں ہی پناہ لیے ہوئے تھا۔ جوش، غم اور انتقام نے میرے بوڑھے جسم میں ایک عجیب سی طاقت بھر دی۔ میں وہاں گیا اور ڈنڈے مار مار کر اسے ہلاک کر دیا، لیکن بعد میں مجھے پچھتاوا ہوا، بہت سخت پچھتاوا۔ میں نے تو اس خونی کو بہت آسان موت مار دیا۔ مجھے تو اسے تڑپا تڑپا کر ہلاک کرنا تھا، اس کی موت اور داد و فریاد کا نظارہ کرنا تھا، جس طرح میری معصوم مانسی نے اس خونی اور بے رحم انسان کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر فریاد کی ہوگی۔ اتنا کہتے ہی وہ پھر بری طرح ہانپنے لگا اور ساتھ ہی کھانستا بھی رہا۔ تم ہوش میں نہیں ہو بڈھے؟ میں بھی غصے سے چیخا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ جب تم نے اپنی بیٹی کے قاتل کو مار ہی ڈالا ہے تو پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اسی لیے کہ میرے اندر انتقام کی تشنگی ابھی باقی ہے۔ میرے بوڑھے سینے میں بدلے کی آگ بجھی نہیں۔ مجھے اسے اتنی آسانی سے نہیں مارنا چاہیے تھا۔ وہ پھر جنونیوں کی طرح چلا کر بولا۔ میں رسن بستہ ہونے کے باوجود جیسے تیسے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا تو وہ میرے قریب آ گیا اور ڈنڈا فضا میں بلند کرتے ہوئے غرا کر بولا، خبردار اسی طرح پڑے رہو ورنہ ڈنڈے مار مار کر تمہارا بھیجا پانی کی طرح بہا دوں گا۔ میں نے اس دھمکی پر فوراً اپنی کوشش ترک کر ڈالی۔ اگر مانسی زندہ ہوتی، وہ پھر بولا۔ اس بار وہ مجھ پر قدرے جھکایا۔ میں نے اس کی سفید بھووں سے ڈھانپی ہوئی بوڑھی آنکھوں سے شرارے سے پھوٹتے محسوس کیے۔ تو تم بھی اسے نہیں چھوڑتے، تم بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، اسی لیے میں نے اپنے انتقام کی آگ کی تشنگی کو بجھانے کے لیے یہاں گھاٹ کی چوکیداری ہمیشہ کے لیے قبول کر لی۔ اب تمہاری طرح کا جو بھی
بھٹکا ہوا اسمگلر یہاں آتا ہے، میں اسے تڑپا تڑپا کر ہلاک کر ڈالتا ہوں۔ اس طرح سے میرے سینے میں بہت سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن تھوڑے عرصے بعد میری پھر وہی کیفیت ہونے لگتی ہے۔ بیٹی کے غم نے واقعی اس بڈھے کی عقل ضبط کر ڈالی تھی۔ غم اور انتقام کی آگ نے اسے پاگل کر ڈالا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کے لیے کچھ کہنا چاہا تو وہ ایک دم سیدھا کھڑا ہو گیا اور اپنا ڈنڈا تان کر غصے اور نفرت سے بولا، خبردار، اب کچھ مت بولنا، آؤ ابھی تو میں نے تمہیں کچھ اور مناظر بھی دکھانے ہیں۔ اس کے بعد اس کے بعد تم اپنی تڑپا دینے والی موت کا منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ہا 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 کہتے ہوئے وہ شیطانی قہقہے لگانے لگا۔ اس نے مجھے پھر گھسیٹنا شروع کر دیا، اب کہ وہ دوسری جانب مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ تینوں جھونپڑیوں کے عقب میں تھوڑی بہت کشادہ جگہ تھی۔ اس کے ذرا ہی پرے گھنا تاریک جنگل۔ وہاں اس نے مجھے جو بھیانک نظارہ دکھایا، اسے دیکھ کر میں لرز سا گیا۔ کیچڑ پانی میں لتھڑے ہوئے وہاں انسانی ہڈیوں کے پنجر بکھرے پڑے تھے۔ ایک 6-7 فٹ کا ٹنڈ منڈ سوکھا اور ٹیڑھا میڑھا درخت تھا۔ یہ سب کچھ اسی کے گرد پھیلا ہوا تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے بعد اس نے اپنی کمر سے رسی کا سرا کھولا اور اسی طرح درخت کے سوکھے تنے کے گرد لپیٹ دیا۔ وہ دیکھو سامنے تاریک جنگل ہے نا؟ بوڑھا میرے قریب آ کر سامنے تاریک جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے بولا، میں یہاں سے جب ہٹوں گا تو لگڑ بگوں کا ایک خونی بھوکا ٹولہ اس طرف کو لپکے گا اور میں یہاں سے ہٹ کر ذرا پرے جا چھپوں گا، پھر وہاں سے تمہاری اذیت ناک موت کا تماشا دیکھوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ خبیث بڈھا ستار قہقہے لگاتا ہوا تاریکی میں کہیں جا چھپا۔ میری نظریں سامنے سیلی سیلی تاریکی میں غرق جنگل پر جم گئیں، جو مجھ سے لگ بھگ 30-40 قدم ہی دور تھا۔ میں ادھر ادھر لڑک سکتا تھا، لیکن اپنے ہاتھوں پیروں کے جکڑ بند کھولنے سے قاصر تھا۔ میں کبھی سامنے تاریکی میں ڈوبے جنگل کی طرف دیکھنے لگتا تو کبھی ارد گرد پھیلی ہوئی ان انسانی ہڈیوں کو۔ غالباً یہ وہی بھوکے بٹکے بد نصیب مسافر ہوں گے جنہیں وہ پاگل اور جنونی بڈھا اپنے انتقام کی نہ بجھنے والی آگ سے مغلوب ہو کر بھوکے لگڑ بگوں کے خونی ٹولے کی ضیافت کے لیے اسی درخت سے باندھ دیتا ہوگا۔ تاریک آسمان برسنے کے بعد صاف اور روشن ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مرطوب فضا میں سامنے جنگل کی گھور تاریکی میں مجھے ذرا ذرا سے فاصلے پر دو سرخ انگارہ آنکھیں چمکتی نظر آئیں۔ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ہلکی ہلکی غراہٹوں کی آوازیں بھی دم بخود سناٹے میں گونجنے لگیں۔ میں جانتا تھا کہ لگڑ بگے یا جنگلی گیدڑ جب بھوکے ہوں تو شیر پر بھی حملہ کرنے سے نہیں چوکتے۔ جلد ہی وہ جنگل کی گھور تاریکی سے نکل آئے اور اب چند ہی قدم کے فاصلے پر میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ ہلکی خمیدہ کمر، چت قبرے اور کرہل صورت یہ لگڑ بگے مجھے اس سمے بہت ہی بھیانک اور مکروہ نظر آئے۔ ان کی تعداد 5-6 کے قریب تھی۔ وہ ڈر بھی رہے تھے، کبھی میرے گرد چکر لگانے لگتے تو کبھی آگے بڑھاتے۔ میں انہیں زور سے ہشکارا دیتا تو پرے ہو جاتے اور غرانے لگتے، لیکن میں جانتا تھا کہ زیادہ دیر ایسا نہیں چلے گا۔ جلد ہی انہیں میری بے بسی کا اندازہ ہو جائے گا اور پھر باری باری یہ مجھ پر جھپٹتے رہیں گے۔ بالآخر زخمی کرتے کرتے مجھے ادموا کر ڈالیں گے اور پھر مزے سے میری ضیافت اڑائیں گے۔ مجھے اس بڈھے پر بری طرح طیش آنے لگا، جو اب بھی کسی جگہ چھپا بیٹھا میری بے بسی اور موت کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے جکڑ بندوں پر زور لگانا شروع کر دیا۔ بڈھے ستار نے ایک خاص تکنیک سے رسیوں کی گرہیں بنا رکھی تھیں۔ میں جتنا زور لگاتا اتنا ہی وہ کھنچ کر مضبوط ہو جاتی، لہٰذا اب رسی توڑنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے زور لگانا شروع کر دیا۔ میں خود جلد کی ایک موذی بیماری سے ٹھیک ہوا تھا۔ ابھی جسم میں کمزوری تھی، لیکن بقا کا جذبہ اس کمزوری پر غالب رہا اور میں نے اپنی کوشش بالکل بھی ترک نہ کی۔ اسی اثنا میں دو لگڑ بگے ہمت کر کے میرے بہت قریب آ گئے اور میری ٹانگ چبانے کے لیے اپنے غلیظ تھوتنے بڑھائے۔ میں نے زور کا ہشکارا دیا اور غرایا۔ وہ محض 1-2 قدم ہی پیچھے ہٹے ہوں گے، لیکن پھر دوبارہ میری رسن بستہ ٹانگوں کی طرف لپکے۔ میں نے لیٹے لیٹے اپنے بدن کو جنونی انداز میں زوردار جھٹکا دیا اور اچھال ماری۔ وہ بد کے تب اس کے 2 ساتھی غراتے ہوئے دوسری جانب سے میری طرف لپکے۔ اب وہ بتدریج میری جانب لپکنا شروع ہو گئے تھے۔ میں اب بیک وقت اپنے جکڑ بند کھولنے اور ان کے خونی حملوں سے بچنے کے لیے کوشاں تھا۔ میں نے سب سے پہلے ہاتھوں کی رسیوں پر زور صرف کرنا شروع کر دیا
اور تب ہی اچانک میرے اندر مسرت چمکی، ایک گرا جیسے مجھے ڈھیلی پڑتی محسوس ہوئی۔ میں نے اسے زور کا جھٹکا دیا۔ ٹھیک اسی وقت ایک لگڑ بگے نے بھوک سے مجبور ہو کر خونخوار غراہٹ کے ساتھ میرے سینے پر ہلّا بولا۔ یہ وہی وقت تھا جب میں ایک ہاتھ اپنے جکڑ بند سے چھڑا چکا تھا، اور وہی ہاتھ میں نے آگے کر دیا اور لگڑ بگے کی گردن میرے ہاتھ میں آ گئی۔ پھر نہ جانے کہاں سے میرے اندر قوت بیدار ہوئی تھی کہ میں ایک ہی ہاتھ سے اس کی گردن کو دبوچتا چلا گیا۔ لگڑ بگے کے حلق سے پہلے بھیانک غراہٹیں اور پھر دبی دبی آوازیں خارج ہونے لگیں۔ میرے اندر بھی جیسے جنونی طاقت بھر گئی تھی۔ میں نے اس کی گردن نہ چھوڑی اور بالآخر جیسے ہی اس کا دم نکلا، میں نے لگڑ بگے کا مردہ جسم اس کے ساتھیوں پر اچھال دیا۔ وہ اپنے ساتھی کا حشر دیکھ کر مجھ سے پرے ہو گئے۔ اب میرے دونوں ہاتھ آزاد تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے پیروں کی رسیاں کھولنی شروع کر دیں کہ اچانک ایک طرف سے مجھے کیچڑ زدہ زمین پر کسی کے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے ذرا گردن گھما کر دیکھا تو وہی خبیث بڈھا ستار موٹا سا ڈنڈا تولے میری جانب دوڑا چلا آ رہا تھا۔ اس نے غالباً دیکھ لیا تھا کہ میں نے نہ صرف اپنے رسن بستہ ہاتھوں کو رسیوں کی گرفت سے آزاد کر لیا ہے، بلکہ ایک لگڑ بگے کو ہلاک کر ڈالا تو اس سے رہا نہ گیا، اور جہاں چھپا بیٹھا میری اذیتناک موت کا نظارہ کرنے کی توقع کیے بیٹھا تھا، وہاں سے نکل آیا۔ وہ اپنی ناکامی پر یقیناً بری طرح تل ملا رہا تھا اور اب مجھ پر ڈنڈے برسانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا، میں نے جھکائی دی اور اس کی ٹانگوں پر ایک ٹانگ چلا دی۔ وہ اچھل کر گرا، ڈنڈا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں نے پھرتی سے جھپٹ کر وہ ڈنڈا اٹھا لیا اور بڈھے کو چھوڑ کر لگڑ بگوں کی طرف لپکا۔ وہ بدکے مگر بھاگے نہیں، لیکن ایک لگڑ بگے کی کمر پر جب میں نے زور سے ڈنڈا برسایا تو وہ بھیانک آواز میں چیخ کر بھاگا۔ اس کے دوسرے ساتھی بھی بھاگے۔ اب وہ بہت دور کھڑے ہولے ہولے غرا رہے تھے۔ میں بڈھے کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اٹھ کر اپنی جھونپڑی کی جانب دوڑے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہاں اب اس نے کون سا ہتھیار چھپا رکھا تھا، لہٰذا میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ ابھی اپنی جھونپڑی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ میں نے وہی ڈنڈا لہرا کر اس کی جانب اچھال دیا جو اس کی کمر پر لگا، اور وہ چیخ مار کر اپنی جھونپڑی کے دروازے پر ہی جا گرا۔ مجھ پر غیظ و غضب طاری تھا۔ میں نے اسے بے دردی سے اٹھایا اور گھسیٹ کر جھونپڑی کے اندر لا کر فرش پر دے مارا۔ اس کی پھر چیخ نکل گئی، بول خبیث آدمی، اب تیرا کیا حشر کروں؟ میں وحشیانہ غراہٹ سے بولا، تو نے نہ جانے کتنے بدنصیب اور بھولے بھٹکے مسافروں کو اس طرح اذیت سے دوچار کر کے ہلاک کیا ہے۔ ہاں، اب تیرا بھی یہی حشر ہونا چاہیے۔ کہتے ہوئے میں نے اسے گھسیٹ کر کاندھے پر ڈال لیا اور پھر وہیں آ گیا۔ درخت کے پاس وہی رسی موجود تھی۔ بڈھا چیخنے اور چلانے اور معافیاں مانگنے لگا، لیکن اب میں اس خونی اور قاتل بوڑھے کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ایک خطرناک نفسیاتی مریض بن چکا تھا، اور اگر میں اسے زندہ چھوڑ دیتا تو یہ اپنے انتقام کی نہ ختم ہونے والی آگ تلے نہ جانے اور کتنے بے گناہوں کو دھوکے سے موت کی بھیٹ چڑھاتا رہتا۔ مجھے معاف کر دو، وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑایا۔ ہرگز نہیں، تو اب معافی کے قابل نہیں رہا، میں نے ہولناک آواز میں کہا۔ تجھے معافی دینے کا مطلب یہی ہوگا کہ میں نے دوسرے بے گناہوں پر ظلم کیا۔ کہتے ہوئے میں نے اسی رسی سے اسے درخت کے تنے کے ساتھ باندھ دیا اور واپس جھونپڑی کی جانب پلٹ گیا۔ عقب میں مجھے بڈھے کے چیخنے چلانے اور لگڑ بگوں کے غرانے کی دلخراش آوازیں آتی رہیں۔ وہ بڈھے کے وجود سے اپنی ضیافت اڑانے میں مصروف ہو چکے تھے۔ میں اب اپنی جھونپڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ میری ایڈونچر کٹ موجود تھی۔ میں پو پھٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب یہ انتظار ختم ہوا تو میں نکلا اور مانسی نہر کے کنارے کنارے آگے چل دیا۔ بات ایک ہی تھی، مانسی نہر پر سفر کرتا یا کنارے کنارے پیدل، میری منزل اسی جانب ہی تھی۔ کشتی مجھے نہ مل سکی، میرے پاؤں سلامت تھے، جنگل گہرا تھا۔ میں کچھ کھانے پینے کے بعد سستایا اور پھر دوڑ لگا دی۔ میں جس قدر اور جتنا دور تک دوڑ سکتا تھا دوڑتا رہا۔ یہی میری آخری طاقت تھی، تاہم بیماری سے صحت یابی کے بعد میرے بدن میں پہلے جیسی قوت ابھی پوری طرح بحال نہیں ہوئی تھی۔ تاہم میں نا امید نہ تھا، جانتا تھا کہ پوری طاقت کا اعادہ آہستہ آہستہ ہی ہوگا۔ باوجود اس کے میں نصف گھنٹہ دوڑتا رہا، پھر ٹھہر گیا۔ ایک گھنے پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر سانسیں درست کیں، پھر اپنی ایڈونچر کٹ سے شارٹس میپ نکال کر اس کا بغور جائزہ لینے لگا۔ صبح ہو چکی تھی، آسمان پر بادل تھے، یا پھر صبح کا وقت تھا، اسی لیے دھوپ کا بھی نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ قدرتی روشنی تھی۔ جنگل میں مجھے فاختائیں، طوطے اور کبوتر اڑتے نظر آئے۔ ان کی بولیوں نے عجب سماں باندھ دیا تھا۔
आबनाए मानसी खामोशी से बह रही थी। नक्शे के मुताबिक चंद कोस के बाद नहर से एक और कैनाल है जो बहरा हिंद में गिरती थी, लेकिन मुझे इसी नहर के साथ साथ आगे बढ़ते जाना था। अलबत्ता मज़कूरा कैनाल से ये मोहतात अंदाज़ा होता था कि इसके बाद पीली घाट ज़्यादा दूर ना था। मंजिल करीब महसूस करते ही मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसमें मुसर्रतें भी थीं और हिज्र विसाल की हिद्दतें भी। दिलो दिमाग संगीन और भयानक किस्म के वसवसों की जद में भी थे, और जोश-ए-गीज़ो इंतकाम के अलावा एक जज़्बा-ए-सितम भी था कि न जाने अब वहाँ मुझे फ़ौज़िया के मुतल्लिक अच्छी या बुरी क्या ख़बरें मिलती हैं। मैं ऐसे हालात में फ़ौज़िया के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पा रहा था। दिल हौलने लगता था, बस मैं मंज़िल मक़सूद तक पहुँच जाना चाहता था। वहाँ क्या था, क्या होने वाला था, क्या नज़र आने वाला था, इस पर ज़्यादा सोच विचार गौर व फ़िक्र से मेरे अंदर एक तलातुम सा बपा होने लगता था। मैं नक्शा लपेट कर उठ खड़ा हुआ और फिर दौड़ लगा दी। मज़कूरा कैनाल क्रॉस करके मैं मज़ीद आगे निकल गया। अब ज़रा सस्ताने के बाद फिर दौड़ लगा दी। बिलाखिर दूर ही से मुझे आबनाए मानसी के दूसरे किनारे पर एक आबादी के आसार नज़र आने लगे। इसी तरफ एक रस्सी और बांसों से बना पुल भी झूलता दिखाई दिया। जब थोड़ा और आगे बढ़ा तो अब आबनाए के दोनों जानिब आबादी के आसार मज़ीद गहरे होने लगे। मुझे अब मोहतात होना चाहिए था। दिलो दिमाग अजीब बेचैनी और जोश महसूस करने लगे। दिल चाहता था कि दीवानों फरजानों की तरह चीखना शुरू कर दूं और फ़ौज़िया को पुकारने लगूं, फ़ौज़िया मैं आ गया हूँ, मैं पुरमसाइब लम्हों की पुरशोभ घड़ियों की मसलूब साअतों से गुज़र कर तुम तक पहुँच ही गया हूँ। तुमने यकीनन इसी आस पर मेरा इंतज़ार तो किया होगा कि सोहराब न चल्ला बैठने वाला नहीं, वो एक दिन ज़रूर आएगा। हाँ फ़ौज़िया मैं आ गया हूँ। मुझ पर जज़्बातियत सी तारी होने लगी, वजूद पर लर्ज़ा सा तारी होने लगा। कई सातों तक मेरी बड़ी अजीबो-गरीब कैफ़ियत रही, जैसे मैं अपने आप में ही ना था, लेकिन नहीं, मुझे अपने आपे में रहना था। जोश की जगह अकल से काम लेना था। मुझे यहाँ बैक वक्त कई खतरात और अहम महाज़ों पर बरसरे पैकार होना था, और ये सिर्फ जोश से नहीं होता। ये इलाका था भेड़ियों की खचार, मैडम लक्ष्मी और रांगा लंगड़े का डेरा, जहाँ सब उनके अपने थे। वो यहाँ शरोपा नामी एक वहशी कबीले के रूहानी पेशवा बने बैठे थे और अपनी जगह मजबूत बना रखी थी। यहाँ उनके पालतू कुत्ते भी हो सकते थे और शरोपा कबीले की हमायत भी। मैं मैडम लक्ष्मी और रांगा लंगड़े के इलाके में दाखिल हो चुका था। मुझे अब एहतियात की ज़रूरत थी। मेरे जहन में एक लाया अमल था। मुझे शीना की बात याद थी। यहाँ बहुत थोड़ी तादाद में हिंदू और मुस्लिम भी थे। उनका अलग कस्बा था जो उनकी हदूद से ज़्यादा दूर ना था। क्योंकि जब मेरी शीना से मज़हब के मामले में बात हुई थी, तो उसी ने मेरी बातों से अंदाज़ा लगाते हुए एक दिन कहा था कि मैं बिल्कुल बाबा अब्दुर्रहीम की तरह बातें करता हूँ। वो भी मुसलमान थे मेरी तरह, ये शीना की बातें थीं। लिहाजा अब मुझे सबसे पहले अब्दुर्रहीम से मिलना था। पहले मुझे उस भले मानस मुस्लिम शख्स को परखना और फिर बरतना था। दुश्मनों के गढ़ पहुंचने के बावजूद मैं किसी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहता था। नक्शे के मुताबिक मैं पीली घाट पहुंच चुका था। यहाँ मैंने अपनी एडवेंचर किट से भेस बदलने का सामान निकाला और जिस कदर अपना चेहरा तब्दील कर सकता था कर लिया। इसके बाद अल्लाह का नाम लेकर उसी ज़ात कादर मुतलक से अपनी कामयाबी की दुआ करते हुए मैंने आबादी की तरफ कदम बढ़ा दिए। अभी मैंने पुल की दूसरी जानिब जाना ज़रूरी नहीं समझा। जल्द ही कस्बे के चंद लोग मिले। वो खेतों में काम कर रहे थे। गहरी सांवली रंगत, सूखे बदन, उसरत और मुशक्क़त ने शायद उनका ये हाल कर रखा था। एक दो से मैंने मुखातिब होने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझ पर कोई तवज्जो ना दी और अपने काम में मगन रहे। तीसरा एक मेरी ही उम्र का नौजवान था। मैंने उससे अब्दुर्रहीम के बारे में दरियाफ्त किया। वो मुझे घूरता रह गया, शायद मेरी ज़ुबान नहीं समझ रहा था। खुदा जाने अब यहाँ कौन सी ज़ुबान बोली जाती थी। हम दोनों ही एक दूसरे के सामने बुत बने रह गए। मगर फिर वो लड़का हंस पड़ा, मैं हैरत से, और उसका साथ देने की खातिर खुद भी थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। उसने अजीब ज़ुबान में मुझसे कुछ कहा, न जाने हिंदी थी, संस्कृत या फिर बंगाली। मेरी समझ में एक ही लफ्ज़ आ सका, मुसाफिर। मैंने फ़ौरन इस बात में सर हिला दिया तो उसने एक हाथ से रस्सियों और बांसों वाले पुल की जानिब इशारा कर दिया। अब इस तरफ न जाने क्या था, कोई सराय या फिर मुसाफिर खाना
क्योंकि ऐसे दूर दराज कस्बे में किसी होटल का तसव्वुर तो नामुमकिन सी बात थी। उस लड़के से रुखसत होते हुए अचानक मेरे जहन में एक ख्याल उभरा और मैंने हौले से कहा, शरोपा, शरोपा। वो हैरत से मेरा मुंह तकने लगा, फिर अपने काम में मगन हो गया। मैं समझ गया कि उसे शरोपा कबीले के बारे में कोई इल्म न था। हालांकि मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैं पीली घाट के इलाके में आ चुका था या कहीं आसपास था। बहरकैफ मैं इस तरफ को चल दिया। दिन धीरे धीरे चढ़ने लगा। हब्स और गर्मी की फजा पैदा होने लगी थी, जिस पर मुझे हैरत हुई। नीम पहाड़ी और जंगलाती इलाके में ऐसा क्यों था? तब मालूम हुआ कि आसमान पर बादल छाए हुए थे। शायद इलाका बारानी था। हब्स का मतलब बारिश का इम्कान। मुमकिन था बारिश के बाद मौसम खुल जाता। मैं आगे बढ़ा और बांसों वाले झूलते पुल पर आ गया। उसे पार करके दूसरी जानिब पहुंचा। वहां ज्यादा गुंजान आबादी महसूस हुई। खेतों में मर्द, औरतें और बूढ़े भी काम करते दिखाई दिए। यहाँ झोंपड़ नुमा घरों के अलावा खपरेल की ढलवानी छतों वाले मकान भी थे। उनमें कुछ पुख्ता ईंटों वाले मकान भी नजर आए। खुदा खुदा करके कोई हिंदी और उर्दू जानने वाला एक बूढ़ा मिल गया। मैंने उसी से अब्दुल रहीम के घर का पता पूछा। बूढ़े ने इसी टूटी फूटी जुबान में मुझे एक तरफ इशारा करके उसके घर का पता बता दिया। मैं उसका शुक्रिया अदा करके मज़कूरा समत चल दिया। ये नहर से हटकर इलाका था। मैं चलता रहा। यहाँ यहाँ शायद बाहर के मुसाफिर या टूरिस्ट ग्रुप आते जाते रहते थे, इसीलिए किसी ने मुझे ख़ास नज़रों से नहीं देखा। एक सरसरी सी निगाह डालकर अपने काम में मगन हो जाते। यहाँ मुझे जा बजा मंदिर और पगोडा दिखाई दिए, लेकिन अभी तक कोई एक भी मस्जिद नज़र नहीं आई थी। हालांकि शीना की ज़ुबानी मुझे पता चला था कि यहाँ मुसलमानों की भी आबादी है, बेशक कम सही। बिलाखिर मैं बेतरतीब बने घरों और झोंपड़ों के दरमियान से गुजरता हुआ पार निकल आया। मान ही मुझे अपने ताक़ुब का एहसास हुआ। वो कोई शरीरे जिस्म का आदमी था। उसने पुराना जर्द और मैला चैकेट सा लिबास पहन रखा था। पहले तो मुझे वहम हुआ। मैं आगे बढ़ता रहा। जब मैं खेतों के दरमियान से गुजरा तो यूं ही अचानक रुककर एक दरख्त की शाख से खेलने के बहाने जरा गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। वो बदस्तूर मेरे ताक़ुब में था और मुझे मुड़ता पाते ही यकदम झाड़ियों में गायब हो गया। यूं मैंने भी उस पर कुछ जाहिर ना होने दिया और आगे बढ़ता चला गया। लेकिन मेरे अंदर बेचैनी सी लग गई। ये कौन था? क्यों मेरा ताक़ुब कर रहा था? क्या कोई राहज़न? अभी तो मुझे यहाँ कदम रखे देर ही कितनी हुई है। ये कौन मेरे पीछे लग गया था? मैं चाहता तो उसे जुल देकर छाप सकता था और उससे ताक़ुब का मकसद पूछ लेता, लेकिन मैं अभी नामालूम से हंगामों से बचना ही चाह रहा था। काफ़ी फासला पैदल चलते हुए मुझे दूर ही से एक मस्जिद का सफ़ेद मीनारा सा दिखाई दे गया। मेरी हिम्मत और हौसला सवा हो गया। मैंने चलने की रफ्तार यकदम बढ़ा दी और वहां जा पहुंचा। मैंने सीधा मस्जिद का रुख किया, क्योंकि शीना ने मुझे अब्दुल रहीम के बारे में यही बताया था कि वो किसी मस्जिद का पेश इमाम भी था। तभी अचानक मेरे जहन में एक झमाका हुआ। शीना से दूरी होने के बाद और दीगर नामसाद हालात के सबब मैं कई बातें भूल चुका था, लेकिन वो मेरे लाशऊर में मौजूद थीं। शीना ने मुझे बताया था कि जिधर मुसलमानों की ये मुख्तसर आबादी ख़त्म होती है, वहीं से उनके शरोपा कबीले की हदूद शुरू हो जाती थी। लेकिन कोई भी किसी की हदूद या ज़िंदगी में मदाखलत नहीं करता था। मैं बहरहाल मस्जिद जा पहुंचा। मस्जिद छोटी सी थी, वैसी ही जैसी कि इस दूर दराज इलाके में हो सकती थी। सफ़ेद रंग किया गया था। पेशानी पर कलमा दर्ज था। गिरदोपेश में घने पेड़ों का साया था। सहन के अलावा अंदर कदरे कुशादा हाल भी था। अभी जोहर की नमाज में काफ़ी वक्त था। मैं वहीं मस्जिद के पास खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। इर्द गिर्द कुछ घर थे। एक तरफ खेतों खलियानों की तरफ जाने वाला रास्ता था। मस्जिद के बाहर हैंड पंप लगा हुआ था। मैं इसी तरफ बढ़ा। हैंडल चलाकर पानी निकाला और मुंह धोया। मुझे मस्जिद के हुजरे की तलाश थी। घूम फिर कर देखा, वो नज़र नहीं आया। शायद पेश इमाम या मौलवी साहब का घर करीब ही हो। मैंने सोचा। मैं किसी के पास से गुजरने का इंतज़ार करने लगा। चंद एक लोग आते जाते दिखाई दिए। कुछ औरतें और जवान लड़कियां भी थीं। उन्होंने बुरके या चादरें लपेटी हुई थीं। मुताकिब शख्स की भी मुझे आखिरी बार ही झलक नजर आई और अब वो गायब हो चुका था। जाने कौन था? मैं उलझ सा गया। यहाँ मुझे गैर मामूली खामोशी का एहसास हुआ। लोगों के चेहरे भी या तो उतरे हुए थे
या फिर नामालूम सी फिक्र व परेशानी में मुब्तला से हुए, या फिर शायद ये मेरा वहम ही हो। तभी एक दरमियानी उम्र का आदमी गुजरा। ना सिर्फ गुजरा बल्कि मुझे देखकर ठहर गया। उसका रुख खेतों की तरफ जाने वाले रास्ते की समत था। उसने अपने हाथ में कुछ उठा रखा था। मैं फौरन उसकी तरफ बढ़ा और सलाम किया। पहले तो वो संजीदा सा खड़ा मुझे घूरता रहा, लेकिन जब मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा तो एकदम उसका चेहरा नॉर्मल नजर आने लगा और बड़ी खुशदिली से उसने भी मेरे सलाम का जवाब दिया। मैं मुसाफिर हूँ भाई, मुझे अब्दुल रहीम से मिलना है, मैंने कहा। तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? जवाब देने के बजाय उसने उल्टा सवाल दाग दिया, जिसकी मुझे उम्मीद भी थी। मैं चिटागांग से आ रहा हूँ। मौलवी अब्दुल रहीम तुम्हारे क्या लगते थे? उसने पूछा तो मैं थे के सीगे पर चौंक सा गया। वो मेरे दूर पार के अजीज लगते थे। खैरियत है भाई, तुमने उनके लिए थे का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? मेरा दिल बैठने लगा। जवाब में वो एक गहरी सांस लेकर बोला, भाई ये है तो बड़ा लंबा किस्सा, लेकिन तुम्हारे लिए अफसोसनाक खबर यह है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेइख्तियार मेरे मुंह से इन्ना लिल्लाह निकला। कि क्या हुआ था उन्हें? मैंने पूछा। तुम ऐसा करो, मेरे साथ आओ, नए हो यहाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी ऐसे वैसे आदमी के हत्थे चढ़ जाओ। वो इधर उधर देखते हुए मुझसे नीची आवाज में बोला। मुझे ये सब अजीब लगा। तभी न जाने क्यों मुझे जर्द लिबास वाला वो मुताकिब शख्स याद आ गया। मेरे जिस्म में सनसनी सी पैदा होने लगी। मेरे जहन में फिर वही मुताकिब पुरस्रार आदमी गर्दिश करने लगा। ताहम मैंने उसे कुछ नहीं बताया। आओ आओ, घबराने की ज़रूरत नहीं, वो मुझे तजब्जुब में मुब्तला देखकर बोला। भाई तुम तो शायद अपने किसी काम से जा रहे थे। मैंने उसके साथ चलते हुए हौले से कहा। काम होते रहते हैं, तुम मुसाफिर हो, फिर मौलवी साहब के रिश्तेदार। मैं तुम्हें खतरे में कैसे देख सकता हूँ? वो बोला। उसने चलने की रफ्तार तेज कर दी थी। मैं बगौर उसका जायजा भी लेता रहा। वो सेहतमंद जिस्म का आदमी था। बाल घने और कदरे घुंघरियाले थे। रंगत सांवली, कद दरमियाना, कपड़े आम से थे। वो मुझे एक मुख्तसर से सहन वाले घर के अंदर ले आया। घर खाली था। मुझे न जाने क्यों उस आदमी से भी मोहतात रहना पड़ा। कहीं मुझे बहला तो नहीं रहा। सहन में धूप पड़ रही थी। तहम मैंने घर के मुख्तसर साजो सामान से अंदाज़ा लगाया कि यहाँ खातून खाना भी होगी और बच्चे भी, जो शायद इस वक्त मौजूद नहीं थे। वो मुझे अंदर एक कोठड़ी में ले आया जो ठंडी थी। यहाँ बिजली नहीं थी, लालटेन जलाई जाती थी। मुमकिन था इस मकान में बिजली ना हो, वरना तो मैंने बिजली के पोल देखे थे। बहरकैफ चूंकि इस वक्त दिन था, इसीलिए उसने कोठड़ी का दरवाज़ा खुला रखा और एक खिड़की भी खोल दी। मुझे एक चारपाई पर बैठने का कहा, फिर मेरे लिए पानी का गिलास भर लाया। मैंने वो पिया और उसका शुक्रिया अदा किया। कोठड़ी में अल्लाह और मोहम्मद के इस्लामी तुगरे लगे नजर आए। मेरे उलझे हुए दिल और दिमाग को कुछ इत्मीनान हुआ। वो मेरे सामने एक तपाई पर बैठ गया। भाई तुमने कुछ खाया पिया भी है? क्यों ना पहले तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त कर दूं? बिल्कुल नहीं, मुझे बस तुम मौलवी साहब से मुतल्लिक कुछ हकीकत बता दो। और तुम किसी खतरे का भी जिक्र कर रहे थे, मैंने कहा। वो होले से खनकारा, फिर बोला। मेरा नाम शौकत हुसैन है। मैं चौधरी इस्लाम शाह के खेत पर काम करता हूँ। भाई क्या तुम मुझे पहले ये बताना पसंद करोगे कि तुम्हें मौलवी अब्दुल रहीम से कोई ख़ास काम था? कहते हुए वो ज़रा रुक कर मेरा चेहरा तकने लगा। कुछ ऐसा ख़ास तो नहीं, लेकिन मैं कहते कहते चुप हो रहा। जहन में अजीब सी उलझन तारी हो गई थी। उस आदमी पर भी एतबार नहीं किया जा सकता था। वो शायद मेरे अंदर की उलझन भांप कर दोबारा बोला। देखो, मुझे नहीं बताना चाहते तो ना बताओ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम्हें उनसे वाकई कोई ऐसा ज़रूरी काम था तो तुम उनकी बेटी लाइबा से मिल सकते हो। वो फिर थमा। मैं मुसलसल उलझन में मुब्तला रहा। फिर मौजू बदला, बोला। अभी इस बात को छोड़ो, तुम किसी खतरे का जिक्र कर रहे थे। यहाँ क्या खतरा है? मैंने कुछ लोगों को यहाँ सहमा हुआ और परेशान भी देखा है। यहाँ हम सब ही खतरे में घिरे हुए हैं। एक नामालूम सा खतरा, एक मनहूस खौफ ने हर किसी को जकड़ रखा है। काश तुम्हें इसके बारे में इल्म होता तो तुम यहाँ का रुख न करते। मैंने खुश्क लहजे में कहा, यह बात रहने दो और मुझे ज़रा तफसील बताओ। मेरा ख्याल है तुम बिला वजह तजस्सुस फैला रहे हो। अभी उसने जवाब में कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक का अंदाज मुझे खटक गया। बड़ा मखसूस अंदाज था। एक बार, फिर दूसरी और तीसरी बार जल्दी जल्दी दरवाजे पर हाथ मारा गया था, जैसे तबले पर थाप हो। मैं अभी आता हूँ।
कहते हुए वो उठकर कोठड़ी से निकल गया। मैं चौंका, फिर मैं भी आहिस्तगी से उठा और कोठड़ी के दरवाजे की आड़ से सहन वाले बैरूनी दरवाजे की तरफ झांकने लगा। शौकत ने बहुत धीरे से दरवाज़ा खोला और जो शख्स गड़ाप से अंदर दाखिल हुआ था, उसे देखते ही मैं बुरी तरह चौंक गया। ये वही पुरस्रार आदमी था जो काफ़ी देर से मेरे ताक़ुब में था। उसे देखते ही मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। दोनों ने धीमे लहजे में मुख्तसर सी बात की। शौकत ने अंदर कोठड़ी की तरफ इशारा करते हुए मज़कूरा आदमी से कुछ कहा। उसने अपने सर को हौले से इस्बाती जुम्बिश दी और फिर वापस चला गया। शौकत दरवाज़ा बंद करके पलटा। मैं जल्दी से दोबारा अपनी चारपाई पर आकर बैठ गया। मेरा अंदर ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ा रहा था। मुझे तो अब शौकत पर भी शुबा होने लगा था। वो अंदर आया, फिर इससे पहले कि मुझसे कुछ कहता, मैं यकदम चीते की तरह उस पर झपटा, उसकी गर्दन दबोच कर चारपाई पर गिरा दिया। उसके हल्क से घुटी घुटी आवाज़ें बरामद होने लगीं। सच सच बताओ, कौन हो तुम, और ये आदमी कौन था? शौकत की आंखें हैरत से फैल गईं। वो अपने सर को दाएं बाएं हरकत देने लगा। मैंने उसकी गर्दन पर अपनी गिरफ्त ढीली की तो वो अटकते हुए लहजे में बोला, तो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है भाई। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त ही हूँ। लेकिन जिस शख्स से तुम बाहर बातें कर रहे थे, वो बड़ी देर से मेरा ताक़ुब कर रहा था। यहाँ क्या करने आया था? मेरा पूछने, मैंने गुर्रा कर कहा, हाँ मुझे पता है ये हुआ होगा, लेकिन अब वो मुतमईन होकर वापस चला गया है, शौकत ने कहा, और मुझे उसकी साफ गोई पर हैरत हुई। मैंने उसकी गर्दन छोड़ दी। वो उसे मसलते हुए उठा और दोबारा अपनी जगह पर जा बैठा। उसके चेहरे पर जरा भी बरहमी के आसार ना थे, बल्कि वो बड़ी दिलचस्प, उम्मीद भरी और अजीब सी मुस्कुराहट तले मुझे घूर घूर कर देख रहा था। फिर इसी लहजे में बोला, खासे जंगजू लगते हो। मुझे तो लगता है मौलवी साहब ने तुम्हें सब बता रखा होगा और तुम्हें हमारी मदद के लिए यहाँ बुलाया होगा। ज़रूर तुम्हारे और साथी भी यहाँ होंगे। इसीलिए तो मैंने पूछा था कि तुम्हें मरहूम अब्दुल रहीम से कोई ख़ास काम था। देखो, अब साफ साफ बात करो और जो कहना है जल्दी कह दो। ये सब क्या मामला है? बिलाखिर मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, ये हमारे चंद मुकर्रर करदा जासूसों में से एक था। इसका नाम राशिद है। तुमने जब मौलवी अब्दुल रहीम का नाम लिया तो मैं बहुत खुश हुआ था। यही समझा था कि शायद मौलवी साहब की मदद का पैगाम बिलाखिर तुम तक पहुंचा होगा और तुम हमारे निजात दहिंदा बनकर आए हो। लेकिन खैर, न जाने वो कौन बदबख्त लोग हैं जो हमसे हमारी ये ज़मीन खाली करवाना चाहते हैं। पहले तो हमें खुफिया तौर पर धमकियां दी गईं। ये धमकी मौलवी अब्दुल रहीम को किसी अजनबी ने खुदा कर दी थी कि हम मुसलमान ये कस्बा खाली कर दें, वरना यहाँ आफत नाजिल कर दी जाएगी और बहुत सी जानों से हाथ धोना पड़ेंगे। मौलवी साहब की चूँकि पूरे कस्बे में बड़ी इज्जत थी और उन्हें एहतराम की निगाह से देखा जाता था, सारे ज़मींदार भी उन्हीं के कहने पर अमल करते थे। उन्होंने गुस्से में आकर धमकी देने वाले आदमी को बेइज्जत करके निकाल बाहर किया और उसे कोई पागल समझा। लेकिन कुछ अरसे बाद ही यहाँ पर लोग खुफिया और पुरस्रार तरीके से कत्ल होने लगे। एक बार फिर धमकी का इसी तरह पैगाम दिया गया। इस बार मौलवी अब्दुल रहीम ही नहीं बल्कि सारे कस्बे के लोग भी बहुत मुश्तइल थे। उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया और उसे कैदी बना लिया। फिर उससे उगलवाने लगे कि वो कौन है और उनकी हमसे क्या दुश्मनी है वगैरह। इस आदमी ने कुछ नहीं बताया। मौलवी साहब ने ये चालाकी चली कि उसे जाने दिया, मगर दो जासूस उसके पीछे लगा दिए। उन्होंने ही बताया कि ये शख्स यहाँ से जनूब मगरिब की समत वाक़ शरोपा कबीले की बस्ती में गया है। बस ये पता लगना था कि अगले ही दिन मौलवी अब्दुल रहीम और कस्बे के चंद मोतबर लोग शरोपा कबीले के सरदार अटोमा के पास शिकायत लेकर पहुँचे, मगर उसने इस सिलसिले में कतन ला इल्मी का इजहार कर दिया। जब उसे बताया गया कि नामालूम शरपसंद कातलों के एक आदमी को हमने उन्हीं की बस्ती में दाखिल होते देखा है, तो इस पर सरदार उल्टा हम पर बरहम हो गया और सख्त अल्फाज में मौलवी अब्दुल रहीम समेत हमारे उन मोतबर ज़मींदार लोगों को भी कोसा जो मौलवी साहब के साथ ये क़िज़िया निमटाने गए थे। फिर उन्हें बेइज्जत करके वहाँ से निकाल दिया गया। हमें शुबा हो गया कि शरोपा कबीले का सरदार अटोमा बदनीयत आदमी है, बल्कि खुफिया तौर पर यही इन नामालूम खूनी कातलों की पुश्त पनाही भी कर रहा है जो हम मुसलमानों से ये बस्ती खाली कराना चाहते थे। फिर हमने अपने आसपास दीगर गैर मज़हब के बसने वालों के सामने ये मसला रखा तो वो भी हमसे कतराने लगे। बाद में पता चला कि उन्हें भी हमारी मदद ना करने की सख्ती से ताकीद की गई थी। अब हम मुस्लिम आबादी तनहा रह गए थे।
हमारा सिर्फ अल्लाह था, लेकिन हम अपनी ज़मीन छोड़ने के हक़ में हरगिज़ नहीं थे। इन्हीं दिनों मौलवी साहब और दीगर लोगों ने बैरूनी मदद के लिए एक लाया अमल तैयार किया, तो इस पर अमल करने से चंद रोज़ पहले ही उस नामालूम खूनी कातलों के ग्रोह को मालूम हो गया और उन्होंने एक दिन मौलवी अब्दुर्रहीम का भी खून कर दिया। कस्बे में अब खौफ व दहशत की फ़ज़ा फैल गई थी। ये खूनी टोला जो हमारी ज़मीन पर गासबाना कब्ज़ा करना चाहता था, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ़ था। यहाँ कोई हमारी मदद करने को भी तैयार ना था। इतना तो हमें यकीन हो चुका था कि इन खूनी कातलों का गिरोह शरोपा में मौजूद है, लेकिन वहाँ कोई उनके बारे में बताना नहीं चाहता था। शौकत इतना बताकर खामोश हो गया, उसका लहजा गमगीन और उदास सा हो गया था। आंखें भीगने लगी थीं। मैं जो शरोपा और उसके सरदार अटोमा का जिक्र शौकत हुसैन के मुंह से सुनते ही अंदर से चौंक पड़ा था। कुछ कुछ इस पुरस्रार खूनी खेल को समझने लगा था, और यही नहीं, मेरे अंदर जोश व गीज़ के साथ एक अहम मकसद की तकमील का जज्बा भी सवा होने लगा। अगर नामालूम अफराद की यहाँ बिलखसूस मुस्लिम आबादी को बेदखल करने की साजिश के लिए खूनी सरगर्मियों की हद तक बात होती, तो मैं शायद ना समझ पाता, लेकिन शरोपा कबीले के सरदार अटोमा का जिक्र और नामालूम खूनी टोले की इनके यहाँ मौजूदगी वाले मामले ने मेरा ध्यान फिलफौर काली लहर वालों की तरफ मोड़ दिया था। यही लोग हो सकते थे जिन्हें इस मुस्लिम आबादी में गासिबाना कस्बे की ज़रूरत पेश आई होगी। दीगर गैर मुस्लिम आबादी को छोड़कर सिर्फ मुस्लिम आबादी को निशाना बनाना काली लहर, मैडम लक्ष्मी और रांगा लंगड़ा वगैरह की मुस्लिम दुश्मनी कम अज़ कम मेरी नज़रों में कोई ढकी छुपी बात ना थी। क्या सोचने लगे भाई? शौकत ने मुझे यकदम गहरी सोचों में खोया हुआ पाकर पूछा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं जैसे ख़यालात से चौंका। भाई, तुमने अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। हम अब एक ही कश्ती के सवार थे, ताहम अब भी एहतियात ज़रूरी थी। अगर तो ये वही खूनी टोला था जिनके खूनी चुंगल से मैंने फौजिया को आज़ादी दिलानी थी, तो मुझे फूंक फूंक कर कदम रखना था, क्योंकि अगर उन्हें मेरी यहाँ भिनक भी पड़ जाती तो सूरत हाल ख़तरनाक हद तक भयानक और संगीन हो जाती। शौकत हुसैन को नहीं पता था कि मैं खुद इस खूनी टोले, अगर तो ये काली लहर वाले ही थे, का एक अहम तरीन शिकार था। मैंने अभी उसे अपना नाम बताने से गुरेज करते हुए पूछा, तुम लोगों ने कानून का सहारा लेने की कोशिश नहीं की? आखिर यहाँ दूर करीब में कोई ऐसी आबादी तो होगी जिधर पुलिस वगैरह मौजूद हो? मेरी बात सुनकर वो फीकी मुस्कुराहट तले बोला, मैंने बताया ना कि इन बदबख्तों ने हमारे सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, और यूं भी हमारे पास उनके मुतल्लिक कोई ठोस सबूत भी ना था। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो हैं कौन लोग, क्यों हमारी ज़मीन पर गासिबाना कब्ज़ा करना चाहते हैं। फिर भी तुम लोग भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे होगे, मैंने किसी ख्याल के तहत शौकत से कहा। मौलवी अब्दुर्रहीम के कत्ल के बाद अब कौन तुम लोगों की दाद रसी कर रहा है? उनकी बेटी लाइबा और चौधरी इस्लाम शाह, जिनकी ज़मीनों पर मैं काम करता हूँ, शौकत ने बताया। लाइबा उनकी बहू है, उनके बड़े बेटे कबीर शाह की बीवी। अच्छा, मैंने पुरगौर अंदाज में कहा। तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो? ज़रूर भाई, क्यों नहीं, मैं तो खुद यही चाह रहा था कि तुम उसकी हामी भरो तो मैं तुम्हें उनके पास ले चलूँ। फिर चंद लम्हे खामोश होकर वो मेरा चेहरा तकता रहा। मैंने पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? पता नहीं क्या बात है भाई, हालांकि अभी तक मुझे तुम्हारी तरफ से पूरी वाकफियत या आगाही भी नहीं हुई, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि तुम हमारी मदद कर सकते हो। पता नहीं क्यों वो मेरी तरफ से खुशउम्मीदी का शिकार हुआ जा रहा था, या शायद ये कुदरती बात थी। मैं महज मुस्कुरा कर रह गया। क्या तुम चौधरी साहब की हवेली की तरफ अभी चलना पसंद करोगे? ज़रूर, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, मैंने कहा। तो चलो फिर बिस्मिल्लाह। हम दोनों उठ खड़े हुए। अभी हम दरवाजे से बाहर ही निकले थे कि यकदम दो चार मकामी अफराद हमारी तरफ लपके। उनके हाथों में डंडे सोटे थे, लेकिन वो बहुत बदहवास और घबराए हुए थे। शौकत भाई, अभी अभी मालूम हुआ है कि उसी नामालूम बदजात टोले ने चौधरी इस्लाम शाह की हवेली पर हल्ला बोल दिया है। हम दोनों बुरी तरह चौंके। या अल्लाह खैर करना, बेख्तियार शौकत हुसैन के मुंह से निकला और मुझसे बोला, भाई तुम इधर ही रहो, हम हवेली की तरफ नहीं। मैंने यकदम उसकी बात काट दी, हम सब चलेंगे, आओ। फिर शौकत जल्दी से घर के अंदर दाखिल हुआ और जो हाथ लगा उठा लिया। एक डंडा उसने मुझे दिया, दूसरा खुद संभाला, और फिर हम हवेली की तरफ रवाना हो गए। बस्ती में इस खूनी टोले की आमद पर खौफ व दहशत तारी हो गई। लोग घरों में दुबक गए। जो जीदार थे वो सब अपने अपने तौर पर तैयारी करके
चौधरी इस्लाम शाह की मदद को हवेली की जानिब दौड़ गए थे। अभी हम रास्ते में थे कि घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने एकदम उन्हें रुक जाने का इशारा किया, लेकिन वो लोग जान चुके थे कि आने वाले कौन हो सकते हैं। इसीलिए वो सीसा पिलाई दीवार की तरह रास्ते पर डट कर खड़े हो गए। मुझे उन्हें समझाने या कुछ कहने का मौका ही ना मिला था कि अचानक जंगल और खेतों के दरमियान बने कच्चे धूल उड़ाते रास्तों में 8-10 घुड़सवार दिखाई दिए। उन लोगों ने स्याह चुस्त लिबादे ओढ़ रखे थे, आंखों पर स्याह पट्टियां थीं जिनमें 2 सुराख थे। मैं जान चुका था कि यही हमलावर खूनी टोला था, जो शायद हवेली में शब-खून मारकर अब वापस लौट रहा था। ये काली लहर वाले ही हो सकते थे। चौधरी इस्लाम शाह की हवेली पर हमला और बात थी, लेकिन मेरे तो ये अज़ली दुश्मन थे जिन्हें देखते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। मेरे अंदर के जंगजू ने मेरे कान में सरसराती सरगोशी की, सोहराब, इनमें से एक भी बचकर नहीं जाना चाहिए। तुम सब दाएं बाएं हो जाओ, इनके पास आतिशी हथियार है। मैंने जोर से चिल्लाकर साथियों से कहा, मगर वो अपनी जगह से नहीं हटे। ये उनकी बेवकूफ़ी थी। नतीजा वही हुआ। स्याहपोश खूनी टोले ने उन पर बेदरेग गोलियों की बौछार कर दी। गोलियों की भयानक तड़तड़ाहट में मुतअद्दिद अफराद की कर्बनाक चीखें फ़ज़ा में गूंजीं। इनमें इक्का दुक्का अफराद ने फ़ौरन ज़मीन पर लेटकर खुद को न सिर्फ गोलियों की जद से बचाया, बल्कि हाथ घुमाकर डंडे भी इन घुड़सवार हमलावरों पर उछाल दिए। लेकिन उनका बाल भी बीका ना हुआ। ये टोला जंगजू था और आतिशी असलहे के अलावा उनके पहलुओं से डार्क स्ट्रीट स्वर्ड यानी सीधे छुरे-नुमा काली तलवारें भी झूल रही थीं। मैं अपनी पोजीशन पहले ही बना चुका था, ताक कर सबसे आगे वाले घुड़सवार पर डंडे को एक खास ट्रिक से उछाल दिया जो उसके सर पर लगा और वो अपने घोड़े से नीचे जा गिरा। उसके बाकी सवारों ने जो अपने एक साथी को इस तरह घोड़े से गिरते देखा तो यकदम रुक गए। ताहम तब तक वो अपने घोड़े के सिम्मों तले शौकत हुसैन के बदकिस्मत साथियों की लाशों को रोनते हुए कुछ आगे बढ़ आए थे, जबकि शौकत हुसैन अपने एक साथी के साथ बरवक्त खुशकिस्मती से बचकर झाड़ियों में जा सिरका था। मैंने जिस घुड़सवार को डंडा फेंक कर गिराया था, चीते की तरह झाड़ियों की आड़ लेता हुआ मैं पल के पल उसके सर पर जा पहुंचा। वो अभी संभाला लेने की कोशिश कर ही रहा था कि मैं उस पर एक वहशियाना गुर्राहट से जा पड़ा। मेरा जोशोगीश से भरा हुआ एक ही घूंसा उसकी गर्दन पर पड़ा और वो चश्मे ज़दन में ठंडा पड़ गया। मेरा इस वक्त रुआं रुआं जोशे जनूं तले कँप-कँपा रहा था, लेकिन ये खौफ नहीं बल्कि खिरद और एक अज़म का इर्ताश था। एक ही हल्ले में दुश्मन के साथी को ढेर करके मैंने सबसे पहले उसकी गन और छुरानुमा सीधी तलवार भी कब्जे में कर ली। एक ही निगाह में गन का कैलिबर मैं भांप चुका था। 0.9 की रैपिड फायर गन जैसा जदीद और ख़तरनाक हथियार हाथ में आते ही मेरा जोश सवा हो चला। तलवार म्यान समेत मैंने अपने पहलू में बांधी और चश्मे ज़दन में दाएं जानिब झाड़ियों की समत जस्त भरी, क्योंकि तब तक 2 घुड़सवारों ने मेरी झलक देखते ही ब्रस्ट फायर कर डाला था। सिर्फ 70 डिग्री के जाविये पर घूमकर मैं पलटा और शिकारी चीते की तरह दूसरी समत से दुश्मनों के बाएं पहलू की जानिब से नमूदार हुआ और अपनी गन का मुंह खोल दिया। मेरी गन ने आतिशी कहकहा उगला और 2 दुश्मन घोड़े से गिरकर खाक चाटने लगे। पल के पल टोले के बाकी साथियों को इदराक हो चला कि उनके मुकाबले में कोई आम आदमी नहीं। वो यकदम दाएं बाएं फैल गए और बाकायदा लड़ाई की पोजीशन में आते हुए घोड़ों से भी उतर आए। लेकिन एक घोड़े के सवार पर मैं चौंक गया। किसी शिकार पर झपटने के लिए तैयार घात लगाए बैठे रहने वाले शिकारी चीते की तरह मैंने झाड़ियों की आड़ लेकर मज़कूरा सवार को देखा तो वो मुझे सवार नहीं बल्कि उनका साथी भी नहीं लगा। यही नहीं, वो तो जैसे घोड़े पर सवार भी ना था। पेट के बल आधा इधर और आधा दूसरी जानिब बेसुध पड़ा ऊंधा घोड़े की पीठ पर झूलता हुआ धरा था। इस तरह के उसकी मुश्कें भी कसी हुई थीं। सिर्फ एक पल के लिए होंठ भींचकर मैंने कुछ सोचा और तेजी से एक तरफ को रेंग गया। मैं पहले ही इस खूनी टोले पर बिफरा हुआ था। इन्हें ज़रा भी मौका देने का हरगिज़ कायल ना था। मौका ताकते ही मैंने मजीद 2 को अपनी गन का ब्रस्ट चलाकर फना के घाट उतारा और फौरन जगह बदली। इसी जगह पर यक बयक टोले के बाकी मांदा साथियों ने गोलियों की बारिश कर डाली। 3 दुश्मन हलाक हो चुके थे। मैं अंधाधुंध फायरिंग करने से गुरेज कर रहा था। हर ब्रस्ट पर मैं फौरन जगह तब्दील कर डालता। मेरी ये हिकमत अमली उन्हें बुरी तरह जल्लाहट में मुब्तला किए हुए थी। एक तो मैं उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था, दूसरा उनके लिए मौत का फरिश्ता बना हुआ था। तीसरा मौका पाते ही मैंने फिर 2 का निशाना लिया और ट्रैगर दबा दिया। दोनों चीख मार कर गिरे और मैंने जस्त भरी। फायरिंग की आवाज़ गूंजी। इस बार उन्होंने गैर मामूली फुर्ती और अंदाजे की दुरुस्तगी से
الگ الگ مختلف سمتوں پر برسٹ چلایا۔ ان کی یہ حکمت عملی کارگر ثابت ہوئی۔ میں ایک دشمن کی فائرنگ کی زد میں آتے آتے بال بال بچا، لیکن پھر بھی بدقسمتی سے کوئی گولی میری گن کی نال سے ٹکرائی تھی۔ چنگاری اڑی اور گن میرے ہاتھ سے نکلتی چلی گئی۔ گن اٹھانے کا مطلب موت کو دعوت دینا تھا، جبکہ دشمن کی نئی حکمت عملی بھی خطرناک رخ پر تھی۔ میں نے ایک کے بعد دوسری کلا بازی لگائی اور ان کے بائیں رخ پر قیامت کی طرح نازل ہوا۔ اس طرح کہ اب چھرانما لمبی تلوار میرے ہاتھ میں تھی، جو احتیاطاً میں پہلے شکار کی لاش سے گن کے ساتھ اٹھا چکا تھا۔ دشمن کے 3 ساتھی بچے تھے۔ ایک نے گھوڑے پر بندھے یرغمالی کی طرف رخ کیا، باقی 2 کو میری موجودگی کا قریب میں شبہ ہوا اور اپنی گنوں کا رخ اس طرف کر دیا۔ اس سمے خون میری رگوں میں لاوے کی طرح گردش کر رہا تھا، لیکن کامیابی کے فزوں تر جوش اور آتش فشانی کیفیت تلے مجھ سے ایک بھیانک غلطی ہو گئی۔ میں نے جھاڑیوں سے نمودار ہوتے ہی ایک قریب آئے دشمن کے پہلو میں تلوار چلا دی۔ وہ کرہ انگیز چیخ کے ساتھ تیورا کر گرا تو اس کے باقی دونوں ساتھی شیطانی بگولے کی طرح میری طرف گھومے۔ میں ان کے نشانے پر آ گیا۔ کسی بھی لمحہ اب بس ٹریگر دبنے کی دیر تھی کہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ ابری۔ وہ دونوں خون آشام بھیانک چیخیں مارتے ہوئے رقص اجل کرتے زمین بوس ہو گئے۔ تب ہی میری پھٹی پھٹی آنکھوں نے ان کے عقب سے شوکت حسین کو گن تھامے کھڑے دیکھا۔ اس نے جانے کس وقت کسی دشمن کی لاش کی گن پر قبضہ جما لیا اور موقع تاک کر عین اسی وقت ان پر فائر کھول دیا جب میں ان کی زد میں آ چکا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور فاتحانہ انداز میں ہاتھ ہلا دیے۔ اسی اثنا میں ہمارے دیگر بستی کے اور لوگ بھی آ گئے۔ میں نے انہیں دشمنوں کی لاشیں اور ان کے اسلحے پر قبضہ جمانے کا کہا۔ شوکت نے انہیں ہدایت دی کہ انہی گھوڑوں پر ان کی لاشیں وغیرہ چودھری اسلام شاہ کی حویلی کی طرف لے چلیں۔ اس کے بعد وہ خود جلدی سے اس گھوڑے کی طرف لپکا جہاں وہ قیدی اوندا دھرا پڑا تھا۔ چھوٹے مالک، کہتا ہوا شوکت حسین گن میری جانب اچھال کر اس کی جانب بڑھا، اسے گھوڑے سے اتار دیا اور جلدی جلدی اس کی مشکیں کھول دیں۔ وہ ایک درمیانی عمر کا شخص تھا، اس کے جسم پر قیمتی پوشاک تھی۔ چھوٹے مالک، آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ شوکت حسین نے پوچھا، لیکن چھوٹے مالک نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے میری جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ نوجوان کون ہے؟ بالآخر اسی طرح میری جانب تکتے ہوئے چھوٹے مالک نے پوچھا۔ میں اندازہ تو لگا چکا تھا کہ یہ چودھری اسلام شاہ کا بیٹا ہوگا، جسے خونی ٹولے کے لوگ یرغمال بنانے کی نیت سے اپنے ساتھ لیے جا رہے تھے۔ چھوٹے مالک، یہ ہمارے محسن اور دوست ہیں، لیکن خدا را یہ بتائیں حویلی میں سب خیریت ہے نا؟ چودھری کے بیٹے نے کوئی جواب دیے بغیر سب کو حویلی چلنے کا کہا اور پھر انہیں ایک گھوڑا دیا گیا۔ باقی ہم سب ان کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے حویلی تک پہنچ گئے، لیکن اس سے پہلے میں نے انہیں ایک اہم کام نمٹانے کی تاکید ضرور کی، جس پر ان لوگوں نے فوراً عمل کیا۔ ان کے اسلحے اور جو باقی گھوڑے دوڑ جانے سے رہ گئے تھے ان پر قبضہ، جبکہ میں اپنی ایک تصدیق کی خاطر خود ان کی لاشوں کا معائنہ کرتا رہا اور ناکام نہیں رہا۔ خونی ٹولے کی تقریباً 4 لاشوں سے مجھے وہی سیاہ نگینے والی انگوٹھیاں مل گئیں جو انہوں نے پہن رکھی تھیں اور جو ان کا خاص ٹریڈ مارک تھا۔ اس بات کی تصدیق ہوتے ہی کہ ان حملہ آوروں کا تعلق کالی لہر والوں سے ہی تھا، میرے اندر مسرتیں پھوٹ پڑیں۔ شوکت حسین نے ان انگوٹھیوں کے بارے میں قدر حیرت سے بھی دریافت بھی کرنا چاہا، لیکن میں نے سر دست اسے ٹال دیا۔ بہرکیف ہم حویلی پہنچے۔ حویلی کیا تھی؟ بس ایک کشادہ صحن والا پختہ مگر پرانا سا ایک منزلہ مکان تھا، مگر حملہ آوروں کے حملے نے اس کی دیواروں پر رخنے ڈال دیے تھے۔ کہیں کہیں سے دیواریں اور کھڑکیاں سیاہ پڑ چکی تھیں، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ مکان کو آگ بھی لگانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہاں بستی کے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے بروقت پہنچ کر شاید آگ بجھا دی تھی۔ ہجوم میں مرد، عورتیں، بچے سب ہی تھے۔ ہم اندر آ گئے۔ یہاں بھی ابتری نظر آئی۔ حویلی کے 2 پرانے ملازموں کو اس خونی ٹولے نے ہلاک کر دیا تھا، باقیوں کو زخمی کیا تھا، اور ساتھ ہی چودھری اسلام شاہ کو بھی زد و کوب کرتے ہوئے خونی ٹولے نے دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے بستی خالی نہ کی تو ان کے بیٹے کبیر شاہ کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا چودھری اسلام کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹا یہی کبیر شاہ تھا جس کی منکوہہ مولوی عبد الرحیم مرحوم کی بیٹی لائبہ تھی۔ بیٹی سبیہہ اپنے بھائی کبیر شاہ سے 1 سال ہی چھوٹی تھی۔ اس کے شوہر کو بھی اسی خونی ٹولے نے چند روز پہلے ہی اغوا کر کے ہلاک کر ڈالا تھا۔ چودھری 50-55 کے پیٹے میں تھا، اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ یہ کل 4 افراد خانہ ہی تھے اور 2 ملازم جو جاں بحق ہو چکے تھے۔
शौकत हुसैन ने मेरे बारे में इन सब को बड़े जोश व खरोश से बताया कि छोटे मालिक यानी कबीर शाह को मैंने ही इन खूनी हमलावरों से बचाया था। ना सिर्फ ये बल्कि उन सब का खात्मा भी बड़ी बहादुरी और दलेरी से कर डाला था। ये सुनकर हवेली के ये चारों मकीन अपनी परेशानी और गम भूल कर शिशदर रह गए। यकलख्त उनके गमगीन चेहरों से मुसर्रत की लहर चमकी। चौधरी इस्लाम शाह समेत उनकी बहू यानी मौलवी अब्दुर्रहीम मरहूम की बेटी लाइबा ने भी मेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि मैंने इस खूनी टोले से कबीर शाह को बचाया था, वरना वो तो शफीक की तरह मायूस हो चुके थे कि अब वो सफाक लोग कबीर शाह को भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे बारे में दरियाफ्त किया गया तो मैंने फ़कत इतना ही बताया कि उनके दुश्मन मेरे दुश्मन हैं और मैं उन्हीं की बीख कनी के लिए यहाँ आया हूँ। सरेदस्त इतना ही मेरे बारे में आप लोगों का जानना काफ़ी होगा। अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक मुसलमान हूँ। मकीन समझ गए थे कि अभी बस्ती की भीड़ चाल में अपने बारे में तफसील नहीं बताना चाहता, इसीलिए उन्होंने भी ज़्यादा जोर न दिया। चंद घंटों में लोगों ने मिलकर मकान की अंदरूनी और बैरूनी हालत दुरुस्त की। मुझे बलाई मंजिल में कमरा दे दिया गया, लेकिन मैं यहाँ आराम करने नहीं आया था। मैंने फ़ौरन एक बैठक बुलवा ली और चौधरी, उसका बेटा कबीर शाह, शौकत हुसैन समेत गांव के चंद मोतबर लोग इसमें शामिल हुए। शाम हो चुकी थी। दोपहर का खाना जैसे तैसे मैंने उनके इसरार पर जहर मार किया। हैरत की बात है, इस कदर ख़तरनाक लोगों की आपसे दुश्मनी चल रही है, कोई आप लोगों की मदद को नहीं आया। मैंने गुफ्तगू की इब्तदा करते हुए कहा, ना ही आप लोगों ने भी इस खूनी टोले के साथ मुकाबले करने के लिए कोई मनसूबाबंदी कर रखी है। चौधरी इस्लाम ने एक लंबी सांस ली और बोला, नौजवान, हम पर यह आफत कुछ दिनों से अचानक ही नाजिल हुई है। हम इनका खोज लगाते ही रह गए और इन चंद ही दिनों में इन बदबख्तों ने 3-4 बड़ी खूनी वारदातें कर डालीं, जिसमें मेरा जवान दामाद शफीक भी हलाक हो गया। वो भी तुम्हारी तरह बड़ा बहादुर और जीदार था। मेरे बेटे कबीर ने भी उनका बेजिगरी से मुकाबला किया और ज़ख्मी हुआ। हमारे गांव की हर दिल अजीज़ और अहम शख्सियत मौलवी अब्दुर्रहीम भी इस खूनी टोले के हमलों में अपनी जान से हाथ धो बैठे। न जाने हमारे किन गुनाहों की सज़ा हमें मिल रही है। कहते कहते चौधरी इस्लाम का लहजा शिद्दत गम तले रिंद गया तो कबीर शाह उन्हें हौसला देने लगा। फिर खुद मुझसे मुखातिब होकर मेरे सवाल के जवाब में सिलसिला कलाम जोड़ा। हमने उनका पीछा किया था। वो खूनी टोला नहर पार करके एक कबीले शरोपा में जाकर गायब हो गया था। इस बात का खोज लगते ही उनका ताल्लुक शरोपा कबीले से था, तो बाद में हम चंद लोग उनके सरदार आटोमा से मिलने पहुंच गए। उन्हें सब बताया ताकि वो हमारी मदद करे, लेकिन अफसोस वो मदद करने के बजाय उल्टा हम पर ही बरहम हो गया। इस खूनी टोले से अपनी लाताल्लुकी का इजहार करके हमें भी बेनुकत सुनाकर वहां से चलता कर दिया। हमें पूरा यकीन हो गया कि इन नामालूम हमलावरों का ताल्लुक शरोपा कबीले से ही था, बल्कि हमें शक हुआ कि कहीं शरोपा वाले ही ये शरारत न कर रहे हों या कोई मिली भगत हो। बहरहाल हमने जब इस सिलसिले में अपने करीब करीब के गांव और कस्बे जाकर इस सिलसिले में मदद की दरख्वास्त की और उन्हें यह भी बावर कराने की कोशिश की कि हमारी ज़मीन पर कुछ शरपसंद लोग गासबाना कब्जा करना चाहते हैं, ये वक्त तुम पर भी आ सकता है, मगर इसके बावजूद उन्होंने हमारी किसी भी किस्म की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। बाद में उकदा खुला कि नामालूम हमलावर सिर्फ हमें बेदखल करना और हमारी बस्ती खाली करवाना चाहते थे, क्योंकि ये पूरी मुस्लिम आबादकार बस्ती थी। हमें अपने मुखबरों के ज़रिए यह भी पता चला कि दीगर गैर मजहब बस्तियों को पहले ही इस खूनी टोले ने बावर करवा दिया था कि उनकी उनसे कोई इस वक्त कोई दुश्मनी ना होगी जब तक वो हमारा साथ ना दें। यूं हमें तन्हा कर दिया गया और फिर हमारी बस्ती खाली करवाने के लिए उन लोगों ने खूनी हमले करना शुरू कर दिए। हमारे पास असलहे के नाम पर बस यही डंडे सोटे या फिर कुल्हाड़ी और ख़ुद साख्ता बाले होते हैं, मगर उन लोगों के पास जदीद हथियार। लेकिन हम भी अल्लाह से मायूस नहीं हुए। हमने भी तहैया कर रखा था कि चाहे हमारी लाशों से गुजर कर इन रजीलों को यहाँ गासबाना कब्जा करना पड़े, हम अपनी बस्ती नहीं छोड़ेंगे। कबीर इतना बताकर खामोश हुआ तो एक और छोटी सतह का जमींदार, जिसका नाम रब नवाज मालूम हुआ, बोला। हमें उनकी जंगजुआना तरबियत और जदीद हथियारों से फ़ौरन ये अंदाज़ा हो गया था कि इन लोगों का ताल्लुक शरोपा जैसे वहशी और गैर तमद्दुन कबीले से हरगिज़ नहीं हो सकता। लेकिन कोई ऐसी बात है कि इन लोगों को शरोपा सरदार की पूरी पूरी हमायत हासिल है। उनका पूरे कबीले में सरदार समेत एक ख़ास असर मालूम होता है। न जाने ये बदबख्त लोग कौन हैं जो बिला वजह हमारे दुश्मन बन गए हैं और कहाँ से आए हैं। जब सब अपनी अपनी कहकर खामोश हो गए तो मैंने जैसे उनकी समातों में एक धमाका कर दिया।
मैं उन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ और अब मैं ये हकीकत बताता चलूँ कि मैं दरअसल उन्हीं की बीख कनी के लिए ही पाकिस्तान से तवील सफ़र करके यहाँ आया हूँ। यकलख्त इस मुख्तसर सी बैठक में सन्नाटा तारी हो गया। मैं कहता रहा, मेरा नाम सोहराब है और ये लोग भी मुझसे खूब वाकिफ़ हैं। हम दोनों एक दूसरे के अज़ली दुश्मन हैं। पाकिस्तान में उन्होंने अपना गढ़ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी वजह से उन्हें वहाँ से ज़लील ख्वार होकर भागना पड़ा। ये सब बताते हुए मैंने उन्हें शुरू से आखिर तक सारी दास्तान सुना डाली। मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता था ताकि मेरी आइंदा की हिकमत अमली या लह अमल में कोई रखना न पड़ सके। मैंने उन्हें फौजिया के बारे में भी बता दिया। वो सब लोग मेरी कथा जैसे बुत बने यकटिक सुनते रहे और यही नहीं, अपनी बात ख़त्म करने के बाद भी कई लहज़ों तक बैठक की महदूद फ़ज़ा में खामोशी तारी रही। मैंने काली लहर वालों की मखसूस पहचान वाली अंगूठियां भी उनके सामने रख दीं। वो इन्हें हैरत भरी नज़रों के साथ बड़े गौर से देखते रहे। फिर उनका सकता टूटा और सब ने मेरी तौसीफ़ और तारीफ़ व बहादुरी के तौर पर जज्बात तले मुझे बारी बारी गले भी लगाया। हमने पहली बार इन लोगों के इस खूनी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है। थोड़ी देर बाद चौधरी इस्लाम शाह ने संजीदगी से कहना शुरू किया, लेकिन अब हमें भी उनके अगले हमले के लिए तैयार रहना होगा। हकीकत यही है कि जहां हमें पहली बार उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने की बेपनाह मुसर्रत हुई है, वहीं हमें यह तशवीश भी हो चली है कि अब वो लोग पहले से ज़्यादा हम पर ख़तरनाक और तबाहकुन हल्ला बोल सकते हैं। मोतबर शख्सियात में रब नवाज के बाद अब्दुल्ला नामी एक उधेड़ उम्र शख्स ने भी अपने ख्याल का इजहार करते हुए कहा, और उसकी बात गलत भी ना थी। बस अब नशिस्त बर्खास्त होनी चाहिए। मैंने खंडी हुई संजीदगी से कहा, मैं बस्ती के नौजवानों को चंद ज़रूरी हिदायत देकर कुछ अहम दिफाई कामों में उसी वक्त मसरूफ़ कर देना चाहता था। इसके बाद मैंने शरोपा कबीले का रुख करना है। अब यहाँ नहीं, वहाँ तबाहियाँ मचेंगी। कहते कहते मेरे जंगबाज लहजे से जोश और इंतकाम के शोले फूटने लगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।